अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पहले प्लेटलेट्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल काउंट एंड वेरिएशन ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट क्या है। अब अगर इस नॉर्मल काउंट में कोई वेरिएशन आ जाए तो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स वो सब्सटेंसेस जो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करते हैं और वो सब्सटेंसेस जो प्लेटलेट को इनहिबिट करते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ स्पेन एंड फेट ऑफ प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में हम अप्लाइड फिजियोलॉजी जिसमें प्लेटलेट डिसऑर्डर्स आते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन से। प्लेटलेट्स आर थ्रोम्बोसाइट, एक स्मॉल कलरलेस और नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स है। ये बेसिकली मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं। मेगाकैरियोसाइट जो है ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं, एक लार्ज सेल हैं, और फिर इस मेगाकैरियोसाइट से एक फ्रेगमेंट डिटैच हो जाती हैं, और जब ये फ्रेगमेंट डिटैच हो जाती हैं तो ये ब्लड में एंटर करती है और प्लेटलेट की फॉर्मेशन कर लेती है। तो बेसिकली ये मेगाकैरियोसाइट के साइटोप्लाज्म की फ्रेगमेंट है। साइज़ ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर है और इसका वॉल्यूम 7.5 क्यूबिक माइक्रोमीटर है। शेप ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। इसकी शेप स्फीरिकल और राड शेप भी हो सकती है, लेकिन जब ये इनएक्टिवेटेड हो जाए तो इसकी शेप ओवल और डिस्क शेप होती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स डम्बल शेप, कॉमा शेप, सिगार शेप और इन्हीं अदर अनयूजुअल शेप की भी हो सकती है। इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो हैं इसके पास कोई फाइलोपोडिया नहीं होगा, मीन्स कोई प्रोसेसेस इससे नहीं निकली हुई होती हैं। फाइलोपोडिया एक फिलामेंटस प्रोजेक्शन है या प्रोसेस है जो कि प्लेटलेट्स से निकली हुई होती हैं और ये मैट्रिक्स की फॉर्मेशन को अलाउ करते हैं। तो इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में फाइलोपोडिया नहीं होती, लेकिन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स में फाइलोपोडिया होती हैं। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट में मुश्तमिल होती हैं। एक है सेल मेम्ब्रेन और सरफेस मेम्ब्रेन, दूसरा है माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, प्लेटलेट्स का जो सेल मेम्ब्रेन है वो 6 नैनोमीटर तक होती हैं। प्लेटलेट्स का सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंसिव इम्यूनेशन करती हैं और एक टनल लाइक सिस्टम बना देती हैं जिसके थ्रू प्लेटलेट की ग्रेन्यूल्स बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्लेटलेट की एक सेल, प्लेटलेट्स का जो सेल मेम्ब्रेन है वो डीपली इन्विजिनेट करते हैं और एक टनल लाइक सिस्टम बना देते हैं जिसको कैनालिकुलर सिस्टम कहा जाता है। इस कैनालिकुलर सिस्टम के थ्रू प्लेटलेट्स में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके सब्सटेंसेस इसके थ्रू बाहर निकलते हैं। प्लेटलेट्स का जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होते हैं। प्लेटलेट्स के सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में होते हैं, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोकेलिक्स और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। इन सारे सब्सटेंसेस में ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड जो है ये फंक्शनली इम्पॉर्टेंट है। अब ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड का क्या फंक्शन है। ग्लाइकोप्रोटीन नॉर्मल एंडोथेलियम के साथ प्लेटलेट्स की एडहेरेंस को, प्लेटलेट्स की स्टैकिंग को इनहिबिट करती हैं, लेकिन ये कोलेजन और डैमेज एंडोथेलियम के साथ प्लेटलेट्स की एडहेरेंस को एक्सेलरेट करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि जब ब्लड वेसल की रप्चरिंग हो जाती है तो इसका एंडोथेलियम मीनली डैमेज हो जाता है, और इस एंडोथेलियम के नीचे जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन इस कोलेजन के साथ और इस डैमेज एंडोथेलियम के साथ प्लेटलेट्स की एडहेरेंस को इंक्रीज कर देता है, लेकिन नॉर्मल एंडोथेलियम के साथ प्लेटलेट्स की जो एडहेशन है उसको इनहिबिट करता है। ग्लाइकोप्रोटीन इसके अलावा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बिन के लिए रिसेप्टर की तरह भी वर्क करता है। फास्फोलिपिड क्लॉटिंग रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है, फास्टन कर देता है। फास्फोलिपिड
थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड सब्सटेंसेस के लिए एज अ प्रिकर्सर भी वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि फास्फोलिपिड थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलेटेड सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है एक पॉलीमराइज प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। ये ट्यूब्यूल्स इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स की स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसका जो डिस्क शेप है उसको मेंटेन रखते हैं। साइटोप्लाज्म प्लेटलेट्स का साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेल्स होती हैं लाइक गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोवेसल्स, फिलामेंट्स एंड ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोनल सब्सटेंसेस एट्सेट्रा। प्रोटीन प्लेटलेट्स के प्रोटीन के बारे में हम टेबल 16.1 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स प्लेटलेट्स में मेनली 2 टाइप्स के एंजाइम होते हैं, एक है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज और दूसरे हैं वो एंजाइम जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं। हार्मोनल सब्सटेंसेस में एड्रेनलिन, 5-हाइड्रॉक्सीट्रिप्टामाइन और हिस्टामिन जो है ये प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट ग्रेन्यूल्स प्लेटलेट में 2 टाइप्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक है अल्फा ग्रेन्यूल्स और दूसरा है डेंस ग्रेन्यूल्स। अल्फा ग्रेन्यूल्स में क्लॉटिंग फैक्टर होती हैं जैसा कि फाइब्रोनोजिन, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 13। इसके अलावा प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एंडोस्टिटिन और थ्रोम्बोस्पिंडिन होते हैं। और डेंस ग्रेन्यूल्स में न्यूक्लियोटाइड्स, सेरोटोनिन, फास्फोलिपिड, कैल्शियम और लाइसोसोम्स होते हैं। ये सब टेबल 16.1 में दिए गए हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ प्लेटलेट्स एंड दियर एक्शन। अब प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट हैं। पहले हैं कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन में एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्टिनिन आते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो है ये प्लेटलेट्स की कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और थ्रोम्बोस्टिनिन जो है वो क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तीनों मेनली क्लॉट रिट्रैक्शन करा लेते हैं। इसके अलावा थ्रोम्बोस्टिनिन प्लेटलेट एग्रीगेशन और एडीपी की रिलीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लॉट रिट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड क्लॉट से सीरम की रिलीज़ हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट ब्लड क्लॉट की श्रिंकेज हो जाती है, मीन्स इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसमें रप्चर ब्लड वेसल की एजेस को आपस में करीब लाया जाता है और इसकी हीलिंग और रिपेयरिंग करा दी जाती है। दूसरा जो प्रोटीन है वो है वॉन वेलब्रेंट फैक्टर। ये प्रोटीन प्लेटलेट्स की एडहेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट्स को रफ सरफेसेस जैसा कि सब एंडोथेलियल कोलेजन और रप्चर्ड एंडोथेलियम के साथ अटैच करता है। इसके अलावा ये फैक्टर 8 की प्लाज्मा लेवल को भी रेगुलेट करता है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसको क्लॉटिंग फैक्टर 13 भी कहते हैं। इसके एक्टिवेशन के लिए थ्रोम्बिन रिस्पॉन्सिबल है। थ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर 13 को फैक्टर 13A में कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्टर 13A फैक्टर 13 का एक्टिवेटेड फॉर्म है। ये फैक्टर 13 ब्लड क्लॉट में फाइब्रिन की क्रॉस लिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एक पोटेंट माइटोजेन है, मीन्स एक केमिकल एजेंट है जो कि माइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। ये वाउंड के साइड पे जितनी भी सेल्स है उसके माइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। ये एंडोथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन काज कर देता है। इसके अलावा ये फाइब्रोब्लास्ट, स्मूथ मसल सेल्स और ग्लायल सेल्स के लिए भी माइटोजेन की तरह वर्क कर देता है और इसमें सेल की डिवीजन को इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यूज की प्रोलिफरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। प्लेटलेट्स को आपस में अटैच कर लेती हैं, स्टिक कर लेती हैं और एक लार्ज एग्रीगेट बना देती हैं, एक लार्ज ग्रुप बना देती हैं। जब प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है तो एक्सेस ब्लड लॉस को कंट्रोल किया जाता है। वेट्रोनिक्टिन, वेट्रोनिक्टिन को सीरम स्प्रेडिंग फैक्टर भी कहा जाता है। ये वेट्रोनिक्टिन जो है ये प्लेटलेट्स की एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके अलावा कल्चर में टिश्यू सेल्स की स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
थ्रोम्बोस्पोंडीन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये एंजियोजेनेसिस मीन्स न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन को इनहिबिट करा देता है। अदर कीमिकल सब्सटेंसेस, इसके अलावा दूसरे कीमिकल सब्सटेंसेस भी प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, सब्सटेंसेस लाइक ब्लड ग्रुप एंटीजन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड आयरन। नॉर्मल काउंट एंड वेरिएशन, प्लेटलेट्स की नॉर्मल काउंट 2,50,000 पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड होती हैं, लेकिन ये रेंज करती है बिटवीन 2 लाख टू 4 लाख। अब अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 लाख से डिक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। लेकिन अगर इसकी काउंट 4 लाख पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड से इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, प्लेटलेट्स एज, सेक्स, अल्टीट्यूड और मील के साथ साथ चेंज होते हैं। एज के लिहाज से प्लेटलेट्स जो है सबसे कम इन्फेंट्स में होती हैं और ये 1,50,000 से लेके 2 लाख पर क्यूबिक एम ऑफ ब्लड होती है, लेकिन बर्थ के 3rd मंथ के बाद इसका लेवल नॉर्मल हो जाता है। सेक्स, प्लेटलेट्स काउंट में मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होती, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल में प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। हाई अल्टीट्यूड, प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीजेज इन हाई अल्टीट्यूड। वो लोग जो हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, जैसे कि माउंटेन्स में रहते हैं, बहुत ऊंची ऊंची जगहों पे रहते हैं, उसमें प्लेटलेट्स की काउंट इंक्रीज होती है। आफ्टर मील्स, मील के खाने के बाद, रोटी खाने के बाद प्लेटलेट्स की काउंट इंक्रीज हो जाती हैं। पैथोलॉजिकल वेरिएशन, हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। एक है एडहेसिवनेस, दूसरा है एग्रीगेशन और तीसरा है एग्लूटिनेशन। एडहेसिवनेस का मतलब ये है कि प्लेटलेट्स की अटैचमेंट, प्लेटलेट्स की स्टिकिंग विद द रफ सरफेसेस। प्लेटलेट्स की ये प्रॉपर्टी है कि ये रफ सरफेसेस के साथ अटैच हो जाती हैं। जब भी ब्लड वेसल्स की इंजरी हो जाती हैं तो एंडोथेलियम डैमेज हो जाता है, तो एज अ रिज़ल्ट एंडोथेलियम के नीचे जो सब एंडोथेलियल कोलेजन है वो एक्सपोज हो जाता है, और जब ये प्लेटलेट्स इस एक्सपोज कोलेजन के साथ कांटेक्ट में आता है तो प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाती है और ये इस कोलेजन के साथ एडहेयर कर लेता है, अटैच हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म ये है कि जब भी एंडोथेलियम की डैमेज हो जाती है तो इससे वॉन वेलब्रेन फैक्टर सिक्रीट हो जाता है, और ये वॉन वेलब्रेन फैक्टर प्लेटलेट्स मेम्ब्रेन के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इन दोनों की इंटरेक्शन की वजह से प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाती है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स जो कि प्लेटलेट्स की एडहेसिव प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं, इसमें कोलेजन, थ्रोम्बिन, एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2, कैल्शियम आयंस, पी सेलेक्टिन और वाइट्रोनिक्टिन आते हैं। एग्रीगेशन और ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स, एग्रीगेशन प्लेटलेट्स की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं। जब भी कुछ प्लेटलेट्स एंडोथेलियम की कोलेजन के साथ अटैच हो जाते हैं तो इन प्लेटलेट्स से डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज होती हैं और ये सब्सटेंसेस दूसरी प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं और इस रिज़ल्ट प्लेटलेट्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, जब भी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हो जाती है तो वो अपना शेप चेंज कर लेते हैं और इससे एक लॉन्ग फिलामेंटस सोडोपोडिया निकलती है जिसको फाइलोपोडिया कहा जाता है। ये फाइलोपोडिया प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन में हेल्प करा लेता है। एडीपी, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्लेटलेट को एक्टिवेट करा लेते हैं और इसकी एग्रीगेशन को एक्सेलरेट करा देते हैं। एग्लूटिनेशन का मतलब ये है कि प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक क्लम्प या मास सा बना देते हैं। जब भी प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है, ग्रुपिंग हो जाती है, वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं, तो इसके बाद इससे प्लेटलेट एग्लूटिनिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की सिक्रीशन होती है। ये दोनों प्लेटलेट्स की एग्लूटिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स, नॉर्मली प्लेटलेट्स जो है वो इरेक्टिव फॉर्म में होती हैं और अपना एक्शन तब परफॉर्म करती है जब इसकी एक्टिवेशन हो जाए। जब भी प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होती है
तो इससे बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं और इस प्रोसेस को प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन कहा जाता है। प्लेटलेट्स अपनी इन सब्सटेंसेस की वजह से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन करा लेते हैं और ये इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रोल इन क्लॉट रिट्रैक्शन। जब भी ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है तो इसके नियरली 45 मिनट्स बाद क्लॉट रिट्रैक्शन हो जाती हैं। और ब्लड क्लॉट किसे कहते हैं? ब्लड क्लॉट कोएगुलेटेड ब्लड की मास को कहते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स फाइब्रिन नेटवर्क के दरमियान एंट्रैप्ड होते हैं, फंसे हुए होते हैं। तो इस ब्लड क्लॉट में तो प्लेटलेट प्रेजेंट होती हैं, तो इस प्लेटलेट से कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसमें एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोसिन आते हैं वो इससे रिलीज हो जाते हैं और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये फिर क्लॉट रिट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस वो प्रोसेस है जब भी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो एज अ रिज़ल्ट बॉडी में एक फिनोमेना एक्टिवेट होता है जिसको हीमोस्टेसिस कहा जाता है। हीमोस्टेसिस वो फिनोमेना है जो कि बॉडी से ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो 3 मेन वे के थ्रू हीमोस्टेसिस को एक्सेलरेट करता है। पहला तरीका ये है कि प्लेटलेट्स 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टामिन की सिक्रीशन करा लेता है जो कि ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन करा लेता है। जब भी ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो इसमें जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाती हैं और जब भी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड लॉस भी डिक्रीज हो जाती हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसके एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से, प्लेटलेट्स की एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्लेटलेट्स ब्लड वेसल में जो डैमेज हो गई होती हैं उसको सील करा लेते हैं, उसको क्लोज करा लेते हैं। तीसरा तरीका यह है कि प्लेटलेट्स टेम्परेरी प्लग बना देते हैं और इस टेम्परेरी प्लग के थ्रू डैमेज ब्लड वेसल में जो ओपनिंग बन गई होती है उसकी सीलिंग करा लेते हैं, उसको क्लोज कर लेते हैं। रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर ब्लड वेसल्स। प्लेटलेट्स रप्चर ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रप्चर ब्लड वेसल्स की रिपेयरिंग के लिए प्लेटलेट से एक सब्सटेंस रिलीज होती है जिसको प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। ये मेनली रप्चर ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन के लिए, इसकी रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रोल एंड डिफेंस मैकेनिज्म। प्लेटलेट्स अपनी एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से फॉरेन बॉडी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और एज अ रिज़ल्ट इसकी डिस्ट्रक्शन करा लेते हैं। एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला जो है वो है एक्सपोज कोलेजन। जब कोलेजन एक्सपोज हो जाए तो ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती हैं। दूसरा है वॉन वेलबर्न फैक्टर जो कि डैमेज एंडोथेलियम से सीक्रेट होता है। तीसरा है थ्रोम्बोक्सिन A2। चौथा है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर थ्रोम्बिन, ADP, कैल्शियम आयंस, P-सेलेक्टिन। P-सेलेक्टिन एक सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है जो कि एंडोथेलियल सेल से सीक्रेट होते हैं। कार्नोलेक्सिन एक प्रोटीन है जो कि स्नेक विनोम में पाया जाता है। इनहिबिटर्स ऑफ प्लेटलेट्स। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस प्लेटलेट्स को इनहिबिट करते हैं? इसमें आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 9, 10, 11 एंड 12, प्रोस्टासाइक्लिन, न्यूक्लियोटाइडेज जो कि ADP के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है? प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन बोन मैरो में होती हैं। बोन मैरो में प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल होते हैं जिससे कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगागैरियोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है और इस कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगागैरियोसाइट से मेगागैरियोसाइट डेवलप हो जाते हैं। फिर ये मेगागैरियोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो एक सूडोपोडियम की फॉर्मेशन करा लेते हैं। इस साइटोपोडियम का एक पोर्शन इससे डिटैच हो जाता है और ये डिटैच पोर्शन प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि फिर सर्कुलेशन में एंटर हो जाता है। प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन के लिए कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और थ्रोम्बोपाइटिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर मोनोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स से सीक्रेट होते हैं जबकि थ्रोम्बोपाइटिन
एरिथ्रोपाइटिन की तरह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि लीवर और किडनी से सिक्रेट होती है। एरिथ्रोपाइटिन तो मेनली किडनी से सिक्रेट होती है। एरिथ्रोपाइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन थ्रोम्बोपाइटिन प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइफ स्पेन एंड फेट ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पेन 10 डेज हैं। 10 डेज के बाद ये प्लेटलेट्स जो है ये फ्रेजाइल हो जाती हैं और इसकी डिस्ट्रक्शन काज कर दी जाती है। प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन मेनली स्प्लीन में जो मैक्रोफेज सिस्टम प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्प्लीनों में गिली हो जाए, ऐसा कंडीशन हो जाए जिसमें स्प्लीन जो है उसकी एनलार्जमेंट हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगी और एज ए रिजल्ट प्लेटलेट्स की काउंट डिक्रीज हो जाएगी। और अगर स्प्लेनेक्टोमी हो जाए, मीन्स हम ऐसी सर्जरी परफॉर्म करें जिसके थ्रू हम स्प्लीन की रिमूवल करें, तो इसके रिज़ल्ट में प्लेटलेट्स का काउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर स्प्लीन अवेलेबल नहीं होगा तो इसकी रप्चरिंग नहीं हो पाएगी। अप्लाइड फिजियोलॉजी में प्लेटलेट डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि बॉक्स नंबर 16.1 में दिए गए हैं। इसमें इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए खुद देख ले। दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ आ गया होगा।